अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पिछले कई दिन से एक अदालती जंग का हिस्सा बनती हुई नज़र आ रही है और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी अस्पताल मुंतकली एक ऐसा मसला बना दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से जिसमें कोई खातिर खा मुतमईन करने वाला जवाब हुकूमत की तरफ से अब तक नहीं दिया गया है। एक तरफ उनको सरकारी अस्पताल भेजना और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ना भेजना, इसका कोई जवाब भी सामने नहीं आया। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो दरख्वास्तें दी जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि उनकी शिफा अस्पताल मुंतकली को यकीनी बनाया जा सके। आज एक मरतबा फिर फ़ौरी कार्रवाई और फ़ौरी दरख्वास्त सुनने की इस्तिता की गई है कोर्ट से। इससे पहले एतराज़ात के साथ वो दरख्वास्त वापस कर दी गई थी। 16 सितंबर ऑलरेडी डेट है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो स्ट्रैटेजी है स्ट्रीट एजिटेशन की या एहतजाज की वो बनाने भी जा रही है। इसी के ऊपर ज़रा तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मावून खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब। शफी साहब सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा कि आप लोग एक और भी गालिबन दरख्वास्त आज दायर हुई है जिसमें जल्दी समाअत करने की इस्तदा की गई है PTI की तरफ से। आप नहीं समझते कि जो 16 सितंबर की ऑलरेडी ड्यू डेट है उस वक्त तक का इंतज़ार होना चाहिए या आपको लगता है कि तब तक देर हो जाएगी? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक अर्जेंसी की बात है तो ये इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है। हम जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर करने जा रहे थे सना साहिबा, तब भी हमने चीफ जस्टिस से मिलना चाहा। हमने रजिस्ट्रार से मुलाकात की, लेकिन चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हो सकी। तब भी हमने ये प्ली इख्तियार की थी कि जितना जल्दी हो सके इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आप लगा दें, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है, इसमें अर्जेंसी रिक्वायरमेंट है हमारी। लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी और लिहाजा 16 सितंबर की डेट को ही फिक्स किया गया। आज जो दरखास्त जिसका जिक्र आप कर रही हैं, उसका बेसिक मकसद यही है कि जितना जल्दी हो सके आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो हमारी दरखास्त है उसको फिक्स कीजिए, ताकि जल्दी इस पे समाअत हो। जो तौहीन अदालत ये हुकूमत कर चुकी है उस पे प्रोसीडिंग्स हो, ताकि इमरान खान साहब की जो शिफ्टिंग की बात है उस पे अमल दरामद पॉसिबल हो। लेकिन सर ये फरमाएगा कि गवर्नमेंट जो वैसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना मौक़िफ़ दे रही है कि तिब्बी और इंतज़ामी वजूहात की वजह से ये फ़ैसला किया गया, कुछ सिक्योरिटी रीजंस थे, आपकी भी नज़र से गुजरे होंगे, आपको लगता है कि वो अदालत को मुतमईन कर सकेगी? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से, मैं कोई लॉ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन 2+2=4 बड़ा सिंपल सा केस है। देखिए, जो अदालत ने हुक्म दिया था हुकूमत को कि आप इमरान खान साहब को शिफा शिफ्ट करें, इन्होंने शिफा तो शिफ्ट नहीं किया, ये तो पिम्स ले गए और पिम्स में शिफा के डॉक्टर्स को बुलाया गया। जब आपने डॉक्टर्स को ही बुलाना था तो आप इमरान खान साहब को शिफा ले जाते। आपने डॉक्टर फैसल को शिफा भेजा और आप इमरान खान साहब को पिम्स लेके आए। और अदालती अहकामात में ये बड़ा क्लियरली लिखा है कि उनकी जाती डॉक्टर उनके हमरा होने चाहिए। आपने उनको एक्सेस ही नहीं दिया। वहां पे कोई इलाज ही इमरान खान साहब का नहीं हुआ, कोई टेस्ट ही नहीं हुआ। वहां की एंजियोग्राफी की मशीन ही खराब थी। वहां पे आपने टॉर्च के जरिए उनको पिम्स लेके आए और टॉर्च के जरिए आपने उनको पिम्स से वापस लेके गए। एक इंजेक्शन का इस्तेमाल हुआ उनकी आंख के लिए और सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक हुआ जो उस वक्त नॉर्मल था। तो हमारी तो प्ली ही यही थी। हम बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे थे। हम तो डे 1 से ये कह रहे थे कि उनको शिफा आप शिफ्ट करें, लेकिन ये हुकूमत अपनी जिद, अपनी अना पे अड़ी हुई है। हुकूमती जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को हवा में उड़ा दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन हुई है, 3 जजेस की तौहीन हुई है। तो ये तमाम तर चीजें जिस तरीके से रोड़े अटकाए गए, ये तमाम तर चीजें हम अदालत के सामने रखेंगे। अच्छा, लेकिन सर अब आप आगे की हिकमत अमली क्या होगी? 27 सितंबर की कॉल भी है। फिर आपको लगता है कि क्या सिर्फ इसका हल सड़कों पर ही हो सकता है? गवर्नमेंट ने अभी एक शुरुआत तो की थी जिस दिन खान साहब को लेके जाना था कि अपोजिशन लीडर्स से भी मिले थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब और अयाज सादिक साहब भी मिले थे। तो आपको लगता है कि वो सिर्फ टाइम गेनिंग एफर्ट था? देखिए, जहां तक मुलाकातों की बात है तो पोजीशन चैम्बर में तो मौलाना फजल रहमान साहब भी आए थे, बिलावल साहब भी आए थे और हुकूमती कुछ अरकान भी आए थे। लेकिन जब भी मोमेंटम की बात होती है, जब भी तहरीक की बात होती है, जब भी चीजें आगे बढ़ती हैं, इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। फिर जो इस फैसले के साथ किया गया, जिस तरीके से इस फैसले को हवा में उड़ाया गया, जिस तरीके से तौहीन अदालत की गई, जिस तरीके से इमरान खान साहब की सेहत के साथ खेला गया, जिस तरीके से फैसले के साथ खिलवाड़ किया गया, मेरे ख्याल में अब वो कोई भी सूरत नहीं बनती जहां पे हम मुज़ाकरात की तरफ चलें। लेकिन फिर सर 27 सितंबर की कॉल कहाँ स्टैंड करती है? उसके लिए फिर आप लोग क्या करेंगे?
देखिए 27 की तारीख तो हमारी इंटैक्ट है। हमारी तैयारियां तो जोरों शोर से जारी हैं। आप देख रही होंगी कि स्ट्रीट मूवमेंट इस वक्त बड़े जोरों शोर से जारी है। जहां भी अफरीदी साहब की गाड़ी जाती है, हजारों लोग उमड़ आते हैं। आपने बनू में देखा, आपने खैबर में देखा, आपने इसके साथ साथ हंगू में देखा, बुदीर में देखा। इस हफ्ते हम हरीपुर और बडग्राम जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमने सिंध का रुख करना है। 3 सितंबर को हम रहीम यार खान जाएंगे और वहां से हमने सिंध में एंट्री करनी है। 6 तारीख को कराची में जलसा करना है। तो ये तमाम तर चीजें 27 तारीख की तैयारी में हो रही है। फिर हमने पंजाब का रुख करना है, फिर बलूचिस्तान जाना है। खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल तैयार है। और जो इस फैसले के साथ किया गया, मजीद जो नफरत अब बड़ी है, तो हमें लग रहा है कि हमने 20 लाख लोगों का जो दावा किया था, इससे कई लाख ज्यादा लोग 27 की सुबह जब अफरीदी साहब पेशावर से मूव करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो हमारे हमरा लाखों लोग होंगे। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो आप रोड मैप बता रहे हैं, लेकिन क्या आपके ख्याल में अफरीदी साहब इस तमाम को लीड करेंगे, यानी सिंध में जाना, बलूचिस्तान वगैरह में जाना, पंजाब में जाना, इसको कौन लीड करेगा बेसिकली? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि अफरीदी साहब एक मनसब पे बैठे हुए हैं। वो एक उम्मीद की एक किरण है। वो एक नेशनल लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ में उनकी तरफ देखा जा रहा है। ज़िम्मेदारी सबकी है। पंजाब ने भी अपनी ज़िम्मेदारी उठानी है। सिंध के ओहदेदारों ने, टिकट होल्डर्स ने एक ज़िम्मेदारी उठानी है। बलूचिस्तान में उठानी है, लेकिन वहाँ पे मूवमेंट के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। वहाँ पे आप तहरीक-ए-इंसाफ की एक्टिविटी नहीं कर सकते। किसी चौक-चौराहे पे इमरान खान साहब की बात नहीं कर सकते। इस तमाम मिथ को तोड़ने के लिए अफरीदी साहब तमाम जगहों का विजिट करेंगे। सही। अच्छा शफी साहब, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस है, ये भी बताएगा कि अगर 16 तारीख को समाअत होती है या उससे पहले, और उसमें अगर बिलफर्ज तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होता है, तो क्या आप लोग 27 सितंबर की कॉल को पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं? और अगर नहीं होता है तो फिर क्या उसमें हिकमत अमली होगी? देखिए, जब अफरीदी साहब 5 अगस्त को जलसा कर रहे थे, सीएम अफरीदी साहब ने अपने स्पीच में, जब उन्होंने 27 सितंबर अनाउंस किया, जहां पे जो जलसा गाह था वो लोगों से कचाकच भरा हुआ था। जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे, 4 गुना उससे बाहर थे। तब उन्होंने 2 डिमांड रखी थी। एक डिमांड यही थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए शिफा हॉस्पिटल, फैमिली के हमरा, डॉक्टर्स के हमरा। दूसरा मुतालबा ये था कि उनके केसेस को लगाया जाए, सुना जाए और मेरिट के ऊपर फैसले किए जाए। अगर 2 ये डिमांड्स पूरी होती हैं, तो तब ही इसकी पोस्टपोन या डेट चेंज की बात कर सकते हैं। या फिर एक सूरत ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो और उस मुलाकात में इमरान खान साहब कहे कि आपने 27 सितंबर की जगह 25 सितंबर को आना है, हम 25 को जाएंगे। अगर वो कहते हैं अक्टूबर में आए, तो हम अक्टूबर में जाएंगे। अगर वो कैंसिल करते हैं, तो हम भी इसको पोस्टपोन कर देंगे। सही। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि आपके ख्याल में पंजाब के ऊपर इस वक्त कितना डिपेंडेंसी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि केपी में गवर्नेंस के मसाइल हैं, उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप समझते हैं कि इस मरतबा पंजाब की क़यादत को थोड़ा सा मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे? देखिए, सब पे जिम्मेदारी है। पूरे पाकिस्तानी अवाम पे भी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ का वर्कर तो हमेशा निकलता है। पंजाब को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और इदारों को, टिकट होल्डर्स को, एमपीएस, एमएनएस को पैगाम पहुंचा दिया गया है। तहरीक इंसाफ का वर्कर भी निकलेगा। पाकिस्तान की बात है, आम लोगों को भी निकलना चाहिए। ये निजाम बदलने की बात है, ये आम पाकिस्तानी की भी बात है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 27 सितंबर को तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ साथ पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा। अच्छा, आखिरी सवाल सर, आपके ख्याल में ये जो पेशरफ्त हुई है कि अपोजिशन भी इकट्ठी हो रही है, तो इसको, इस चीज़ से किस हद तक आप मुशाबहत देंगे? क्या ये PDM-2 बनने की एक एफ़र्ट है? क्योंकि उसमें भी 2022 में खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसी ही एक अपोजिशन बनी थी, उसमें मौलाना साहब लीड कर रहे थे। इस मरतबा आपको क्या लगता है कि उससे कितना मुख्तलिफ आप अपोजिशन बनाने में कामयाब होंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जो इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद पार्लियामेंट के अंदर एक बन चुका है, तो यह तहरीक इंसाफ की और दीगर जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं, उनकी कामयाबी है कि हम सब एक पेज पे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, जो कानून साजी में भी मौसर साबित होगी और दीगर उमूर में भी पार्लियामेंट के अंदर एक मौजर आवाज साबित हो सकती है। हम ये कोशिश करेंगे कि ये देहात बाहर सड़कों पे भी हो। इस हवाले से बातचीत भी हो रही है, चीजों को फाइनलाइज भी किया जा रहा है। हम एज अ अलायंस इस बार आगे बढ़ना चाहते हैं। हम दीनी जुमातों से, मकामी जुमातों से, जो यहाँ पे सियासी छोटी जुमातें हैं, उनसे भी राब्ते में हैं। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो इत्तेहाद इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है, उसको हम बाहर लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब सर आपके वक्त के लिए। शफी जान साहब, हमारे माबून खुसूसी बराए इत्तलात KP।
और पीटीआई की सीनियर लीडरशिप में शामिल हैं। बड़ी हद तक जो 27 सितंबर की कॉल है अपनी जगह फर्म तो नज़र आती है, लेकिन एक तरफ अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, दूसरी तरफ हुकूमत को भी अपना कुछ ना कुछ जो इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई तैयारी है वो करनी होगी। लेकिन उसमें एक बड़ा सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होना या ना होना शामिल होगा। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत सी बहसें हैं जो कि ज़ेर गर्दिश हैं। कहीं नए सूबों, नए यूनिट्स की बात हो रही है, कहीं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रिजर्वेशंस लेकर अभी तक अपनी जगह पर खड़ी नज़र आती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि बानी चेयरमैन पीटीआई को अस्पताल मुंतकली और मुंतकिल ना करने के मामले के ऊपर कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटा रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जहाँ इस वक्त की हुकूमतों की, चाहे वो सूबाई हो चाहे विफाकी हो, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो ऐसा लगता है कि वो शायद तरजीहात में नज़र नहीं आते हैं। एक तरफ हम कभी पंजाब हुकूमत के ऊपर, कभी सिंध हुकूमत के ऊपर हम सवालात उठाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवालात उठाते हैं। लेकिन इन तमाम को भी छोड़ दें तो इस वक्त जो दारुल हुकूमत है, जो कि तमाम इस वक्त सूबों के जो बड़े शहर हैं उनके लिए एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आता है, वहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो पिम्स हॉस्पिटल का सानहा हुआ, हर आंख यही सवाल उठा रही है और हर शख्स यही बात पूछ रहा है कि अगर विफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल का ये हाल है तो फिर बाकी सूबों के छोटे अस्पतालों में क्या सूरत हाल होगी। एक तरफ ये पता चला है कि जो एनओसी देने का तरीक़ाकार है, जिन इदारों के मातहत ये एनओसी आते हैं वो इदारे ही इस किस्म के इक्विपमेंट से जो है वो उनके पास दस्तयाब नहीं है, तो फिर इन अस्पतालों के एनओसीज़ किस बुनियाद के ऊपर जारी होते हैं। फिर अरबों रुपए का फ़ंड जो कि हर साल इनको दिया जा रहा है वो कहाँ जाता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हर बड़े हादसे के बाद ज़ेर बहस ज़रूर आती हैं, लेकिन उनका नतीजा कोई नहीं निकलता है। इस वक्त भी यही बहस हो रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि आप प्लानिंग ज़रूर करते हैं लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। सेगमेंट में हमारे साथ इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शैला रज़ा साहिबा। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। और वीडियो पे मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तंज़ीम इलियास राना साहब। आमिर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इजाज़त से मैम आमिर भाई से शुरू करना चाहूँगी। आमिर भाई ये फरमाइएगा कि कल का जो इंसिडेंट हुआ, वैसे हमने कल भी इस पर बात की, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके ख्याल में सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत को इसका इल्ज़ाम देना या फिर इदारे को जो वहाँ पर काम कर रहा था उसको इल्ज़ाम देना, बेसिकली गलती किसकी है? क्योंकि पता तो ये चल रहा है कि शायद वहाँ पर वो इक्विपमेंट ही नहीं है और जो एनओसी देने वाले इदारे हैं वो भी इक्विपमेंट से आ रही हैं। गलती तो हमारी है, अवाम की। और जाहिर है हर जगह पे हमारी होती है, सिर्फ इस वाक़े की नहीं। जहाँ पे भी लोग इस तरह किसी भी साने में शहीद हो जाते हैं तो कसूरवार तो अवाम ही होते हैं, हुकूमतें थोड़ी होती हैं। मैं मिसाल के तौर पे 15 नाम जगह ले सकता हूँ सारे पाकिस्तान में। लेकिन इशू यही है कि जिस तरीके से ये वाकया हुआ, बच्चों की शहादतें हुई 14 की, क्योंकि ये काम तो 1 मिनट में एक्चुअली हो गया, क्योंकि वो सारे ऑक्सीजन पे थे। और जब ऑक्सीजन रुकती है तो फिर आग वो तो बाद में लगती है ना, क्योंकि वो लोग पहले ही लंग्स के प्रॉब्लम में थे, सांस की तकलीफ में थे और उन्हें ऑक्सीजन पे रखा गया था। अब तो इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग जो कल शाम तक आने की चांसेस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने शाहिद खान की सरबराही में बनाई है, और पिम्स की इंक्वायरी अब डॉक्टर आतिफ इनाम शामी जो एक नेक नाम डॉक्टर है, सर्जन है, उनको दोबारा बनाया गया हेड। तो मैं समझता हूँ कि एक तो उसके अंदर पता चलेगा, साफी हम तो लगे हुए हैं ना, मुसलसल सियासतदान भी लगे हुए हैं के बारी बारी, चाहे आज जिनकी हुकूमत है वो कल किसी और साने पे कहीं और जाके खड़े हो जाते हैं, इसमें मुबर्रा कोई नहीं है। लेकिन एक्चुअल इशू ये है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। हमारे अफसरान वो जो मर्जी हैं अपनी सीटों से नहीं हिलते, अपनी पर्ची भिजवाते हैं कि ये मेरा पेशेंट है। जब आप पर्ची पे पेशेंट चेक कराते हैं तो फिर आप मेरिट बिल्कुल दूर चला जाता है। कि ये पिछले दिनों इमरान खान के ऊपर जब एक हुई कि जी वो आए थे और एंजियोग्राफी नहीं हो सकी, तो पता चला कि डॉक्टर्स लिखते नहीं है, वो सारे के सारे प्राइवेट लैब से एंगेज हैं। बिल्कुल ऐसे, ये सीटी एनजीओ की फैसिलिटी नहीं थी वहाँ, नहीं वहाँ थी, लिखते नहीं है। मतलब वो तो पता लग गया उस इंक्वायरी में, 1 मिनट में पता चल गया कि सबके अपने अपने मतलब अकब में मौजूद हॉस्पिटल्स के अंदर नकब लगी हुई है सबकी, क्योंकि धंधा कैश का है। अब ये गंदा है, और ये आप पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, ये काम कहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी कर रही है, कहीं डॉक्टर्स कर रहे हैं, कहीं मिल के कर रहे हैं। अब इस हॉस्पिटल में करोड़ रुपए की चीजें हैं, कहीं जापान ने लगाई हैं, कहीं किसी ने। बिल्कुल ठीक बातें हम मान लेते हैं, मसीहा भी हैं, नर्सिस भी हैं, डॉक्टर्स भी, सब हमारे वो भी अब कारोबार ही कर रहे हैं।
नहीं, मैं कहता हूँ जी, मानते हैं कैटर तो आम आदमी को यही हॉस्पिटल करते हैं, चाहे जो मर्जी। मैंने कारोबार की बात कह दी, लेकिन एक्चुअल इशू ये है कि चेक किसने करना है, बैलेंस किसने बनाना है। सिस्टम आज खुद, ये जो एआई के टोल्स हमें रोजाना की बुनियाद पे सिखाए और बताए जाते हैं, ये क्या सिस्टम है? एफबीआर क्यों नहीं कर रहा? हर दफा बताते हैं हमने इतने अरब रुपए, इतने करोड़ रुपए लगा दिए, सिस्टम बना रहे हैं कि चोरों को खुद पकड़ लेंगे कि कहां से कहां। ये भी एक चेक एंड होता है ना, कि जो जिस जगह से ये ऑक्सीजन का वो सिलेंडर फटा है, यानी वो जो भी नाम उस मशीनरी का आप जी ले दें, जी। मतलब एक्चुअली उसकी इंस्पेक्शन कब हुई थी? टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? बिल्कुल। एक्चुअली ये इशू है। देखे ना, वहां डॉक्टर थे, बच्चे पेशेंट वहां मौजूद थे, 70 लोगों को एवैक्यूएट भी किया गया, जो बिल्कुल साथ मुत्तसिल दूसरी बिल्डिंग में थे। कैंगरू रूम बना हुआ था, 8 जचगी के माँ बच्चे के रूम अलग थे, वो सारे लोग निकल गए जिस तरीके से भी निकले। असल इशू ये था कि आप, ठीक है, बिल्कुल बच्चे चोरी हो रहे हैं, आपने इमरजेंसी को लॉक किया, लेकिन खोलने का भी तो इमरजेंसी का ही सिस्टम, ये हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर की पहली जिम्मेदारी है। फिर इसके अंदर जो 2-3 जो इस हॉस्पिटल के अलग सेक्शन की हेड हैं, उनकी है, सिक्योरिटी वालों की है, कौन किसी को रिपोर्ट कर रहा है। मतलब मेरी लोगों से बात हुई, पता लगा जी यहाँ पे एक्सरसाइज कभी जावेद अकरम साहब होते थे, और एक कोई छोटी मोटी आग लगी थी, उसके बाद एक ड्रिल हुई थी आग की। मैंने आपको बताया कि जो वाकया सानिया हुआ बच्चों की शहादत का, वो तो 1 मिनट के अंदर अंदर हो गया। असल इशू ये आया कि आपने तो रास्ते ही बंद किए हुए थे निकालने के, सब कुछ। बाकी लोग खुदा ना खास्ता और भी हो जाते तो क्या करते आप? सिर्फ तकरीरें होती। मैं ना मुबर्रा कर रहा हूं, ना मैं इल्जाम दे रहा हूं। देखिए, हर एक की इखलाकी जिम्मेदारी होती है। कुछ लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब ने जो ये ना मुस्तफा कमाल साहब ने रिजाइन कर दिया था। भाई, करना था तो अनाउंस कर देते। पीएम को भेजने का क्या था? मैं नहीं मानता इस बात को। आप करते हैं, मॉरल पोजीशन लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं कि जो भी है मैं साइड पे हो गया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं, वो भी बड़े खूबी से बता रहे हैं आके कि जनाब मैं ये था, हमने वो कर दिया। कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अब शाहिद खान साहब, उनके ऊपर भी लोगों ने, क्योंकि हम सब हैं इसी काम के ना। अच्छा आमिर भाई, जो सेक्रेटरी लगाया है उसके ऊपर 6 क्वेश्चन आ गए हैं। आप कहां से लोगों को लाएंगे? आप यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर बाहर से लगाएं, सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले अच्छा, जाएंगे। सेक्रेटरी हेल्थ को वैसे फारिग कर दिया जी, उनको बरतरफ कर दिया। वजीर सेहत वाकई ये फरमा रहे हैं कि जी मैंने वजीर आजम के ऊपर छोड़ दिया है, और ये तो वजीर की जिम्मेदारी नहीं होती अस्पतालों को देखना। शैला रज़ा साहिबा, ये फरमाएगा कि ये पूरा इंसिडेंट, आप खुद भी मतलब साहिब औलाद हैं, आमिर भाई भी हैं, मैं भी हूँ, लेकिन इतना बड़ा क्राइसिस, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स कल से अब तक हमने सुने हैं, उसके बाद तो बहस की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। देखिए, मैं कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया और आज भी मैंने एक प्रोग्राम किया, तो उसमें मैं यही कह रही हूँ कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया जो है वो, उससे हमें, और बल्कि हमें गवर्नमेंट से भी पूछ रहे हैं कि जो 22 बिलियन सिर्फ इस साल के थे, उससे पहले थे, तो जब ये इमारत बनी थी, कोई फायर सेफ्टी अलार्म का कॉन्सेप्ट था क्या? इतने सालों में जब आप कह रहे हैं कि बहुत बर्डन है इन हॉस्पिटल्स पे, नए हॉस्पिटल आपने ऑपरेशनल नहीं किए, तो इसमें स्टाफ बढ़ाया या नहीं? कितने पेशेंट पे एक पैरामेडिकल का स्टाफ है आपका? और ये जो आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जिसके आप अक्सर इस्लामाबाद में, उस इस्लामाबाद में जिसके हवाले आप कभी कराची को भी करना चाहते हैं, जिसके हवाले आप किसी और को भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या इस हॉस्पिटल में सिर्फ 2 हॉस्पिटल है ना? इसमें आपके पास क्या सिस्टम था कि आग बुझती? आपने क्यों नहीं इतना स्टाफ रखा जो बच्चों की हिफाजत करे? आपका एग्जिट पीछे से क्यों लेना पड़ा? और पीछे से आके सीढ़ियाँ चढ़ के, पता नहीं जैसे खारा दर के कोई फ्लैट हों पुराने, या लियारी के कोई कच्ची मोहल्ले के फ्लैट हों कि वहाँ पे जा नहीं सकती आबादी की वजह से, और ताले लगे हुए। तो यही कुछ तो गुल प्लाजा में भी था कि जब एक दफ़ा बिल्डिंग बन गई तो अंदर से उसमें मज़ीद चीज़ें बन गई, और फिर बंद कर दिया, और फिर लोग हैं और इंतज़ामिया चली गई और आग लग गई, और 10 मिनट तक खुद बुझाते रहे, और फिर 10 मिनट उसने फायर ब्रिगेड ने भी आने में लिए। तो आग का काम तो फैलना है, उसके पास एक वहाँ पे खिलौने थे प्लास्टिक के और लकड़ी की चीज़ें थी, वो फैल गई, और यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर थे। तो सारी बात जो है वो ये है कि इतनी बड़ी बातें करने के बाद के हमने इतनी बड़ी बातें की कराची के साने पे, और उसके बाद हम उसके बाद इतने बड़ी जगह पे होके हम ये ना देखें कि हमारे अंदर जो 1 या 2 हॉस्पिटल हैं उसमें एग्जिट और वो सब कहाँ हैं, ये
देखना चाहिए। और जब बात फिर वहीं पे आके रुक जाएगी कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आए तो पता चला कि जो है एंजियोग्राफी की मशीन वगैरह, तो एक ब्रीफिंग तो फिर बनती है कि कौन कौन सी चीज़ें सही चल रही हैं, कौन कौन सी खराब चल रही हैं, आने का क्या रास्ता है। उस वक्त तो सारे रास्ते खोल दिए थे, पता नहीं कहाँ के साथ उनको डॉक्टर ने जेल में रिकमेंड किया था, लिखा गया था कि उनकी ये होनी है, उसके बावजूद पेशेंट वहां लाए गए, उनके पास सारे रास्ते खुल गए, उन्हें कहाँ से ले आए। हाँ, कल रास्ते नहीं खुले। तो बहुत सारी चीज़ों में मिनिस्टर को तो नहीं मालूम ना कि मिनिस्टर आपको तनख्वाह दी जा रही है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये जो 22 बिलियन इस साल के हैं या उससे पहले के हैं या उससे पहले के हैं जितने भी, उसमें देखें कि उसके किसी हेड में फायर सेफ्टी सिस्टम का कुछ है। और हमारे यहाँ क्या ये कॉन्सेप्ट है कि हर इमारत जिसमें मैं बैठी हूँ इस वक्त, मुझे नहीं मालूम इसमें किस वक्त जो है आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे किधर से निकल के भागना है। मैं तो नाबीना हो जाऊंगी, अंधेरा हो जाएगा, दम घुट जाएगा मेरा। तो हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जब आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है तो आपने क्या क्या करना है, कैसे होना है, और एक हॉस्पिटल ही को क्या कहे। तो ये है, लेकिन ये है कि इस्लामाबाद की वजह से कम से कम ये हाल नहीं होना चाहिए, कहते हैं वहाँ ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी गई थी एक दफ़ा पिम्स डॉक्टर के पास, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर मैं MNA ना होती तो मेरा नंबर ना आता। इतना रश था वहाँ पे, इतना रश था। स्पेशली मुझे ले गया, में ये होता है, ये मैं कराची में भी बहुत जाती हूँ जिना हॉस्पिटल, क्योंकि जिना हॉस्पिटल की फिजियोथेरेपी, जिना हॉस्पिटल के साइबर नाइफ का इलाका, ये सब बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। लेकिन वाकई क्राउड बहुत होता है और बहुत बर्डन है सरकारी हॉस्पिटल्स पे। ओवरऑल जो है हमें अपने सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इन्हें बढ़ाना चाहिए। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका काम यही है कि सबकी हाजिरी को खुद ना लगाएं, उनको हाजिर रखें। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ और जो मैं चाहूँगी शैला साहिबा से भी आगे इस पे कमेंट लूँ कि ये जो नए यूनिट्स की बात हो रही है, सूबे तो चलें छोड़ दें, ये कैपिटल इतना मुख्तसर सा शहर है, मुख्तसर आबादी है, 2 ही बड़े अस्पताल, लेकिन मैं इस वाक़े को भी अगर साइड पे कर दूं तो ये जो डिबेट हो रही है कि हम इसको भी सही तरह नहीं संभाल पा रहे, तो फिर हम किस बेसिस के ऊपर इस फॉर्मूले को आगे लेके चलेंगे। मतलब हर पार्टी का इस पर एक अलग मौक़िफ़ है, लेकिन उसकी रोशनी में आप क्या समझते हैं कि क्या ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस पे आता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब भी जब जेल में थे तो इसी हॉस्पिटल में रहे थे। हाकिम अली जरदारी साहब भी यहीं ज़ेर इलाज थे और यहीं से उनकी डेथ हुई थी और फिर वो ले जाए गए थे यहाँ से। यहाँ बड़े सियासतदान, बड़े ब्यूरोक्रेट सब यहीं आ रहे होते हैं। आम आदमी हजारों की तादाद में रोजाना आता है, पूरे AJK, GB और ये पंजाब के बहुत सारे एरिया से, KP। कल एक बच्चे की मैयत हरीपुर की भी थी इसमें। अच्छा, मतलब सारे लोग आते हैं, आबादी बढ़ गई, 85 में हॉस्पिटल बना, इसमें कोई शक नहीं है। पटेल साहब भी रात चैनल्स पे बड़े जा रहे थे, उन्हीं के दौर में इनको लगाया गया था। जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं इमरान सिकंदर साहब, वो कह रहे थे मैंने तो ये कर दिया। सब अपनी अपनी जगह पे बातें करते हैं, एक्चुअली सिस्टम को कोई नहीं लाता। दौरे सारे हलफ लेते ही वजीर सेहत पिम्स की इमरजेंसी का करते हैं, पता नहीं क्या करने आते हैं, क्या देखते हैं, ये मुझे भी नहीं समझ आई। भाई आपने करना ही कुछ नहीं है तो विजिट किस चीज का, जब आप टाइम नहीं देते। बिल्कुल मुस्तफा कमाल साहब बड़े कमाल के आदमी है, लेकिन भाई छुट्टी हुई है तो जरा हॉस्पिटल्स में इंस्पेक्शन किया करें, जाया करें, चेक करें, एलानिया नहीं, गैर एलानिया। और ये सब के हर महकमे की बात हो रही है। जो अब आपने छोटे यूनिट पे सवाल किया, जिन्होंने उठाया मोहसिन नकवी साहब, इस शहर में जब वो चाहें तो 1 महीने में बना दें CDA का अंडरपास, और चाहें तो 8 महीने से एक पार्क रोड पे बन रहा है अंडरपास, वो बन ही नहीं रहा। CDA का ज्वाइंट वेंचर है। हम अब किसको पकड़ें कि जी आप, जो सवाल था कि इस शहर को आप नहीं संभाल सकते। रोजाना की बुनियाद पे CDA की कंप्लेंट सैकड़ों सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं कि ये करें, ये करें। अरबों रुपए के आप प्लाट बेचते हैं, भाई वो कहाँ लगाते हैं आप? ये जो बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, होटल्स बनाने जा रहे हैं, ये टावर यहाँ पे बनने चाहिए। आज मॉडर्न दुनिया आ गई, आप एकड़ों में बैठे हुए अस्पताल क्यों बनाते हैं? आपको तो यहाँ पे होना चाहिए। टावर इस पिम्स के अंदर बन सकते हैं कई। आपको रास्ते बनाने, अंडरपास इनके बनाएं कि बिल्डिंगें अलग, और ट्रांसपोर्ट का मसला भी ना हो दाएं बाएं, उनके रास्ते अलग दे दें। दुनिया भर में इस तरह ही होता है। लेकिन हम तो बस प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, और 10 अरब रुपए का, यही कैप्टन महमूद साहब बने थे, JPMC एक बन रहा था यहाँ पे, पता लगा वो जमीन भी गलत है, PM को भी गलत ले गए, इफ्तिताह भी गलत करा दिया। मतलब हमारे पास कोई कुलिया नहीं है। ये तभी होगा जब सब बैठेंगे। इल्जाम लगाने की बजाय सबको बैठना पड़ेगा, सारों से राय लें। चाहे आपने इंतजामी यूनिट, हम कहते हैं बनाएं, छोटे सूबे आप बनाएं, लेकिन हैपेजर्डली नहीं।
आपको सबको ऑन बोर्ड करना होगा, 6 महीने लगा लें, बहस कर लें, पार्लियामेंट से लाके उसे पूरे डायस्पोरा पाकिस्तानी दुनिया भर में फैला है, उनसे भी राय लें जो मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं, जो गल्फ में रह रहे हैं, कि वो क्या देख रहे हैं। यहाँ सिविक फैसिलिटी तभी बनेगी जब ताकतवर बल्दियाती हल्के होंगे। केपी में और सिंध में हैं बल्दियाती, नहीं काम हो रहा क्योंकि एम्पावरमेंट नहीं है एक्चुअली उनके पास भी। वो चीफ मिनिस्टर की तरफ भागते हैं, वो तनख्वाह दें, पैसे दें, ना दें। 2 सूबों में, मतलब बलूचिस्तान की तो कहने की क्या, पंजाब में तो अब वो कह रहे हैं दिसंबर में हम कराएंगे। इशू यही है कि जब तक आप इख्तियार को नीचे नहीं देंगे, पैसे की अथॉरिटी नहीं देंगे, काम नहीं बन सकता, डिलीवरेंस तब तक मैं नहीं होगी। एक अच्छा बात जी कहना जी चाहती हूँ, जी, देखिए चलिए, सिंध में PFA 2023 में हुआ था, प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड, फाइनेंस अवार्ड। उसकी वजह से आप वहाँ के कुछ इख्तियारात चेयरमैन वगैरह के बड़े हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में कितने हॉस्पिटल होंगे? 40 होंगे, 50 होंगे। कराची का एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब लाहौर से भी बड़े बड़े, पूरे लाहौर से बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे सारे, सिवाय एक केमाड़ी छोटा होगा शायद लाहौर से, लाहौर जितना होगा। तो अगर 50 भी हॉस्पिटल हैं, 55 भी हॉस्पिटल हैं, 100 भी हॉस्पिटल हैं, तो 3 महीने में कवर हो सकते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में जाके उसको यही काम करना चाहिए कि रोज़ाना किसी ऑफिस का विजिट करे। लेकिन गवर्नमेंट की जॉब सबको चाहिए छुट्टी करने के लिए, ऐश करने के लिए, अदरवाइज सिस्टम में तो खराबी नहीं है, काम करने वाले का मसला है। अच्छा मैम, एक चीज़ और फिर, क्योंकि लास्ट फ्यू मिनट से मैं कमेंट लेना चाहूँगी, वो ये कि अभी जो इस वक्त गवर्नमेंट की सिचुएशन है गवर्नेंस के लिहाज से, पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा डिस्टेंस किया है अपने आप को इन रिलेशन टू खास तौर पर जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हुए। लेकिन आपके ख्याल में एक जो गैप पैदा हुआ है वो वक्ती है, या आपको लगता है कि अपोजिशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पीपल्स पार्टी की शिकायतें पाइल अप होती जा रही हैं, तो आप लोग कहाँ खड़े हैं इस वक्त, गवर्नमेंट के साथ हैं या नहीं? देखिए, जहाँ तक इसको पार्लियामेंट को बंद करने का इरादा है वो हम कभी भी नहीं होने देंगे। और जहाँ तक बात है कि नून लीग की जिम्मेदारियाँ वो हम पूरी नहीं करेंगे। उनके फैसलों की जिम्मेदारी, उनका कोरम उन्हें खुद पूरा करना पड़ेगा। उनके वो डिसीजन जिसमें हम पहले बहुत हद तक जाके उसे सही करते थे और उसको हम इस काबिल करते थे कि आवाम तक उसका कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, अब हम उसको जिम्मेदार नहीं है उसके, अब हम उनका साथ नहीं देंगे इस तरह की चीज़ों में। हमने काफ़ी कोशिशें की, लास्ट बजट में हमने सोलर पैनल पे 10% जो है वो टैक्स कराया। उसके बाद जब बजट पास हो गया कुछ अरसे बाद उन्होंने फिर 18% कर दिया। इस दफ़ा भी हमने बहुत इंटरवेंशंस डाली, उस पर अमल भी हुआ, लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि वो पटरी से उतर रहे हैं। लेकिन अब जो है मैं समझती हूँ कि जब हम ये बार बार बात कर रहे थे कि उल्टी गिनती, तो देखिए उल्टी गिनती जो है ना हमेशा अंदर से गड़बड़ होती है। सही, ठीक है, बिल्कुल सही। आपके जो अपने स्टूडेंट्स जो है ना, जब उनकी उल्टी गिनती जब भी शुरू होती है, जब वो उल्टे हो जाते हैं, तो आज हम कश्मीर में देख रहे हैं कि वोट को कैसे इज्जत दी जा रही है। चले, वैसे इफ्तिखार गिलानी साहब का नाम सुना है, शॉर्टलिस्ट हुआ है। आमिर भाई, लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगी कि ये जो PTI बार बार कोर्ट में जा रही है, चले वो स्टांस तो उनका अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन भी अब इकट्ठी होती जा रही है, पीपल्स पार्टी उधर भी झुकाव रख रही है लेकिन गवर्नमेंट के साथ भी है, ये डुअल प्रेशर है आपके ख्याल में या कुछ और स्ट्रैटेजी है? मैं तो समझता हूँ कि बहुत खुशाइंद बात है कि अपोजिशन इकट्ठी हो और अपने अपने लीडर्स की गुफ्तगू करने के अलावा आवाम के लिए भी बात कर ले। ये सोलर पैनल पे कैसे नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में बदला गया, इसलिए कि अपोजिशन चुप करके बैठी थी। वो जो माफियाज का हिस्सा है IPPs का, वो सबका बन जाता है, कोई नहीं बोलता। ये जो लेवी लग रही है हमें, हमारे ऊपर लेप लगाया जा रहा है अवाम पे, हाफिज साहब ही बोल रहे हैं ना इसके ऊपर। पीपल्स पार्टी की कुछ आवाज आती है जब बढ़ता है रेट। एक्चुअल इशू ये है कि कहीं खड़े होके पीपल्स पार्टी और अपोजिशन को बिल्कुल अपने इत्तेहादी रहे। मैं नहीं मशवरा दूंगा कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन पब्लिक इशू पे तो खड़े होना चाहिए ना। सिर्फ बयान करना, तकरीर करना, ये तो काम PTI बड़े आसानी से कर रही है। आईनी तरमीम पे भी जब पीपल्स पार्टी और नून मिलके करते हैं, वो जनाब बाइकआउट करके सहूलत फराम करते हैं। इशू ये है कि आम आदमी के लिए हमारी अपोजिशन कब खड़ी होगी, प्रेशर तब बनेगा, हुकूमतें भी हिलेंगी, IMF के पास भी मैसेज तब जाएगा। ये जो सबसे मिलके
सारे एम्बेसियों से मिलते हैं, सब चीज़ों पे बात होती है। तो हमारी अपोज़िशन इन जॉइंट इश्यूज़ पे बना के 2-4 क्यों नहीं मिलती इन सबको? क्या मसला है जब सारे एम्बेसडर हर घर में पहुँचे हुए होते हैं, तो ये क्यों नहीं जाके बात कर सकते कि भई आप ये आईएमएफ की क्या कंडीशन है? अमेरिकन एम्बेसडर से बात करें। जो आईएमएफ के बोर्ड पे हैं, क्यों नहीं अपोज़िशन जाती उनके पास? फिर पता लगेगा हुकूमत क्या कर रही है, कहाँ झूठ बोल रहा है कोई, सच बोल रहा है। अवाम के लिए खड़े हो ईमान से, इनकी सबकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। लेकिन सब ने अपना-अपना लीडर रखा हुआ है, अपना-अपना मसला है और एक लेपापोती के लिए बयान जारी कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी। जी जी मैम, क्विक कमेंट दीजिएगा जी। पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है। अकाउंटेबिलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में हम सबसे ज़्यादा हुकूमत को अकाउंटेबल करते हैं। अब अगर पार्टीज़ जो हैं वो अपने लीडर के ही गिर्द घूमती जा रही हैं कि उसको रिहा करो, उसकी रसाई करो, उसकी रिहाई करो, तो वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। तो हम तो कर रहे हैं, और अगर हम भी नहीं करें तो यहाँ पे अपोजिशन नहीं होगी। और लीडर के बगैर तो पार्टी नहीं होती है ना। लीडर ही पार्टी की पॉलिसी देता है, लीडर ही आइडियोलॉजी देता है। उनके लीडर तो जेल में है ना। तो पॉलिसी तो उनकी पहले भी कोई नहीं थी, सिवाय इसके कि उनके अलावा सारे सब डाकू और बदमाश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा और आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। यकीनन पार्टी पॉलिसी अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन का सफारा होना यकीनन बड़ा ज़रूरी है। वो अपोजिशन के बगैर ही अगर सिस्टम चलना है तो फिर आवाम की आवाज़ बड़ी ही मुश्किल हो सकती है। एक वक्त से वक्फे के बाद कुछ फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से सियासी बहरान अपनी जगह, लेकिन इस वक्त आलमी सतह के ऊपर ईरान और अमेरिका का बहरान। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ईरान का दौरा किया और उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता रहीं, कहा गया कि हौसला अफजा दौरा है, लेकिन अब ये चीज़ भी क्लैरिफाई की गई है कि वहाँ पर ईरान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा करना कोई अमेरिका के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं था, बल्कि ये एक सालसी का किरदार था और पाकिस्तान इस हवाले से अपना भरपूर रोल अदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसका ये नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान वहाँ पर अमेरिका की नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा था। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली एक एतमाद की फ़िज़ा भी बहाल हुई है और बड़ी हद तक पाकिस्तान के पास SCO चेयरमैनशिप और 2027 की जो मेज़बानी है वो भी एक साल के लिए आई है। पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ना सिर्फ एतमाद की फ़िज़ा बेहतर हो रही है, बल्कि इसके साथ आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के नैरेटिव को अंडरस्टैंड कर रही है। लेकिन हमें ये भी इसमें जहन में रखना चाहिए कि जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द ममालिक हैं, जिनमें अफ़गानिस्तान और भारत सर फहरिस्त हैं, वो अपने तौर पर सरतोड़ की कोशिश करेंगे और बाजी लगाएंगे कि पाकिस्तान का जो इमेज है, परसेप्शन है, वो मुस्बत के बजाय मनफी तरफ झुकाव रखे। इसी हवाले से तफसीली बात करते हैं कि किस हद तक पाकिस्तान को इस हवाले से अटेंटिव होने की ज़रूरत है और कितना आगे वे फॉरवर्ड मौजूद है पाकिस्तान के लिए ताल्लुकात हमवार करना बाकी दुनिया के साथ। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर भी हैं, तजिया हैं जावेद मलिक साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में। जावेद साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये तो आज बड़ी हद तक फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से भी क्लियर किया गया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो दौरा किया ईरान का, वो कोई अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं था। आपके ख्याल में ये इस किस्म का परसेप्शन बनाने की कोशिश क्यों की जा रही थी, अगर पाकिस्तान एक पॉजिटिव एफर्ट कर भी रहा है तो? देखिए सना साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने मदू किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टेज के ऊपर जो पजीराई दुनिया भर में हो रही है, ऑब्वियसली पाकिस्तान की न्यूट्रल और बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर जो सालिसी का किरदार है, इसको तो दुनिया के तमाम कोनों से अप्रीशिएट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ लोग अप्रीशिएट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ 2-3 ऐसे भी हैं जो कि डिट्रैक्टर्स कह सकते हैं आप उनको, वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं। लेकिन मेरी नज़र में हमें उनके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट को जो कि ईरान और US के दरमियान है, इसको मीडिएट कर रहा है। पाकिस्तान का जो रोल है वो एक मीडिएटर का है, एक सालिस का है, जो कि न्यूट्रल है, इंडिपेंडेंट है और गैर जानिबदाराना तौर पर अपनी सिंसियर एफर्ट्स कर रहा है कि इस खित्ते में सबसे पहले तो जंग को रोकने में हमारी काबिशें शामिल हैं। MOU हासिल हमने किया, उसके बाद जब कभी भी सूरत हाल कशीदा होती है तो हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो आउट ऑफ द वे जाकर इस मामले को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और पाकिस्तान की ईरान के साथ भी बातचीत रहती है। तो इस लिहाज से जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक डायलॉग का फुकदान है, उसको उस खला को पुर करने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अगर रिलेशनशिप सना साहिबा अमेरिका के साथ अच्छी है, या वहाँ के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल जो है वो आसिम मुनीर साहब हैं,
और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें वसअत आई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं। पाकिस्तान की तो उससे भी ज्यादा, बल्कि मैं समझता हूँ देरपा रिलेशनशिप चाइना के साथ भी है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान चाइना का भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। पाकिस्तान दरअसल किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पाकिस्तान अपनी मुनफरिद फॉरेन पॉलिसी में यकीन रखता है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को, चाइना को, गल्फ ममालिक को, मशरिक वस्ता को, यूरोप को, रशिया को और तमाम खित्ते के साथ अपनी एक जो है वो बायलैटरल भी और मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी का जो अमल है वो जारी रखे हुए है। और इस हवाले से जो बहुत बेहतरीन अंदाज में फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो वहां पे कुछ इस किस्म के जेलस लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। मैं समझता हूं उसके ऊपर हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर आप वर्ल्ड कैपिटल्स में जो सीरियस पॉलिसी साज हैं या जो तज्जिया कार हैं, वाशिंगटन में हूँ, यूरोप में हूँ, एशिया में हूँ, इवन तेहरान के अंदर जो हैं, जो न्यूट्रल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की काविशों को सलाम। तो मैं समझता हूँ हमें उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। ये जो इस किस्म की बातें करते हैं, आई बिलीव ठीक, अच्छा किया फॉरेन ऑफिस ने क्लैरिफाई कर दिया। वो अगर ना भी करते तो दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान की काविशें जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, न्यूट्रल हैं और बिल्कुल ही गैर जानिबदार। सर लास्ट फ्यू मिनट्स है, एक और अहम चीज़, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर एक परसेप्शन पाकिस्तान का पॉजिटिव हुआ है, बेहतरी की तरफ गया है, लेकिन अगर हम डोमेस्टिकली देखें, ऑब्वियसली वो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उससे मुख्तलिफ है, लेकिन कल का एक बहुत ही अफसोसनाक जो इंसिडेंट हुआ पिम्स हॉस्पिटल कैपिटल, आप खुद भी यहाँ देख चुके हैं कि किस किस्म की फैसिलिटीज़ और कितना इसको आइडियलाइज़ किया जाता है पूरे मुल्क में एज ए कैपिटल की, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बहुत ही अप टू द मार्क हो। लेकिन पिम्स हॉस्पिटल का जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर ना सिर्फ लोगों को बड़ा अफसोस हुआ, बल्कि बहुत से सवाल भी उठे कि आखिर अगर दारुल हुकूमत में सरकारी हॉस्पिटल्स का ये हाल है तो फिर बाकी सूबों में क्या होगा। इसके ऊपर डेवलपमेंट ये हुई कि पंजाब में भी अब कहा जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में फायर जो हाइड्रेंट्स हैं वो होने चाहिए ख़ास रेडियस के अंदर। लेकिन जब डिग आउट करें इस खबर को तो पता चल रहा है कि जो हेल्थ रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो एनओसी देते हैं वो भी इस किस्म की प्रॉपर फैसिलिटी से बिल्कुल बरीउज़िम्मा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम अगर बाहर की दुनिया पे एक ट्रस्ट बना रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर के लोगों का क्या कसूर है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं सना साहबा। मैं इस पिम्स को जानता ही नहीं, बल्कि आपको शायद इल्म होगा, मेरा होम टाउन इस्लामाबाद है, मैं वहीं पैदा हुआ। और जब ये 87 में खुला तो मैं वहाँ एक स्टूडेंट था और मैं, मेरे फैमिली के बहुत लोग डॉक्टर्स जो इस पिम्स में काम कर रहे हैं, अभी भी इस वक्त भी वो वहाँ पे डॉक्टर हैं। और मेरा यहाँ पे बहुत आना जाना रहा है। और मैंने देखा है कि एक वक्त में जब ये 87 में मोहम्मद खान जिनेजो साहब की हुकूमत थी, हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उस वक्त ये खुला तो ये एक बहुत ही खूबसूरत शानदार हॉस्पिटल था। और यहाँ पे आप बिल्कुल आपने सही कहा कि दुनिया दुनिया तो खैर नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस इसको एक नुमाया हैसियत हासिल थी। लेकिन देखिए 87 कहाँ और 2026 कहाँ, मुझे याद नहीं है। और मैं इस चीज को वसूख से कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद में कोई और इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया हो। ये एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए इंटरनेशनली तो हम अपने आप को बहुत अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी है, लेकिन जो हमारी हुकूमतें हैं, और मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को नहीं कहूँगा बिल्कुल स्पेशली, ये तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो 87 में जिसने बनाया उससे लेकर आज तक, ये तमाम हुकूमतों को अपने आप से पूछना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही हो, नून लीग की रही हो, खान साहब की रही हो, कि ये इस्लामाबाद कैपिटल में आपने एक और हॉस्पिटल का इजाफा नहीं किया। ये एक वो सवाल है जो मैं समझता हूँ हर शहरी के लबों पर है। और वो ये सोच रहे हैं कि क्या 87 से लेके आज तक आपको आबादी देखिए कहाँ चली गई है हमारे कैपिटल की। जब हम वहां पे नौजवान हुआ करते थे, स्कूल वगैरह में जाया करते थे, तो बिल्कुल इस्लामाबाद वाज वेरी वेरी स्मॉल। यानी F7 के बाद, F8 के बाद तो कुछ था ही नहीं। अभी तो F11 तक जो है आप देखते हैं आबादी फैल चुकी है, I8 पूरा इस्लामाबाद, और मेरे ख्याल में 10 गुना आबादी शायद बढ़ चुकी होगी। प्लस यहाँ पे KPK हो, कश्मीर हो, इस तमाम मज़ाफ़ात के लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो ये मेरी नज़र में हमारी हुकूमतों को ये चाहिए कि वो फिल फॉर एक मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर यहाँ पे मज़ीद हॉस्पिटल्स का इजाफा करें। एक पॉली क्लिनिक है, एक ये है, और कुछ मेरे ख्याल में एक फ़ज़ाइया का और एक नेवी का वहाँ पे जो नेवल हॉस्पिटल है, यही है इस्लामाबाद में। इसके अलावा 2-4 प्राइवेट होंगे, लेकिन बहुत बड़ी। और ये जो सूरत हाल आपके कैपिटल की है, मैं समझता हूँ कि हमारे अरबाब इख्तियार को, चाहे वो वजीर आजम हैं या वजीर आला हैं, पंजाब की हों या सिंध की हों,
या केपीके या बाकी सूबों की, उनको फिल फॉर एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर तो अपना कंप्लीट फोकस रखना चाहिए। जब तक आप आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर हमारी तमाम जो इंटरनेशनल कामयाबी हैं वो बेमानी हो जाती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब सर आपके कीमती एनालिसिस के लिए। ना सिर्फ साबिक सफ़ीर बल्कि तज्ज़ियाकार थे, और पिम्स का जो इंसिडेंट है बड़ा ही अफसोसनाक इंसिडेंट है, लेकिन अब देखना होगा कि हुकूमत सिर्फ बातों के बजाय कुछ और भी प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे इस इशू को डिग आउट करें पता ये चलता है कि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में ही फ्लॉज मौजूद हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।